हाउस ऑफिसर हूँ आयुब टीचिंग हाउस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुकमान हकीम है। मैं एक हाउस ऑफिसर हूँ एटीएच में। और आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं अपनी एक मेंटोर के, अपनी टीचर के, डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब। उनकी इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग, सारी दुनिया उनको जानती है। वो एक सर्जन है, वो एक प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक शायर है और एक बेहतरीन इंसान है और एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है। तो हम अपनी मेडिकल कम्युनिटी के लिए हमने ये सेशन अरेंज किया हुआ है। इससे पहले हमने तकरीबन 11 सेशन किए थे। उसमें हमने मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड के, हम उनको लाइव लिए थे और उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो एक्सपर्टीज थी उनकी इंटरव्यू की थी। अब हम ओवरऑल मेडिकल लाइफ के बारे में इंटरव्यू लेने जा रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ और हमारे लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर चूंकि आपका टाइम बहुत कीमती है तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के हवाले से, कि जिस तरह एक मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एंटर होता है तो वो कौन कौन से ऐसे काम है कि वो करे ताकि वो बाद में एक कामयाब डॉक्टर बन जाए। वो कौन कौन से ऐसे काम है कि वो करे। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान। देखिए, बात यह है कि यूं तो सारे प्रोफेशंस की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो तकरीबन एक तरह की होती है। यानी तमाम प्रोफेशंस में आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल चाहिए और आपको एक एटीट्यूड चाहिए। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन इसलिए डिफरेंट है बाकी प्रोफेशंस के साथ कि जो हमारे कंज्यूमर्स ऑफ आवर स्किल्स है ना, वो बुनियादी तौर पर बेजान चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटर मोटर मैकेनिक एक बनाना चाहते हैं, गाड़ियों को ठीक करने वाला, तो उसके लिए भी नॉलेज चाहिए, हम्म। उसके लिए भी स्किल चाहिए, उसके लिए भी एटीट्यूड चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपका मोटरसाइकिल आप ठीक ना कर सके, तो उस मोटरसाइकिल की फीलिंग हर्ट नहीं होगी। उस मोटरसाइकिल की कोई बीवी नहीं होगी कि अगर मोटरसाइकिल खराब हो गया तो बीवी बेवा हो जाएगी। उस मोटरसाइकिल के कोई बच्चे नहीं होंगे जो यतीम हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी एक्सपर्टीज के कंज्यूमर्स हैं, वो हमारी तरह के जीते जागते इंसान हैं, जो कि सिर्फ एक उनकी फिजिकलिटी नहीं है। सिर्फ सिर्फ जैसे एक मोटरसाइकिल की फर्ज करें, क्लच की तार टूट गई है, तो आपने उसकी क्लच की तार, उसके हम्म। सिम्टम में साइंस हैं कुछ कि आप जब क्लच दबाएंगे तो वो फ्री हो जाएगा, ये साइंस एंड सिम्टम है ना। आप उसके बाद उसको जी डायग्नोज जी। करेंगे, डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट ये ऑप्शन बताएंगे कि इसके तार नहीं डालनी पड़ेगी और वो ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट। इसी तरीका से अगर एक आदमी के पेट में, राइट इलियक फोसा में पेन हुआ है, तो आपने दबाया तो उसमें टेंडरनेस है और रिबाउंड टेंडरनेस है और टीएलसी ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो आप उसको कंफर्म करके कहेंगे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका आप ऑपरेशन कर देंगे। ये दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये एक जैसी इसलिए नहीं है कि उसके कंज्यूमर एक ह्यूमन है, जिसके एहसासात हैं, जिसके जज्बात हैं, जिसके इमोशंस हैं, जिसकी सोशल लाइफ है। इसलिए जितने भी हमारे बच्चे मेडिकल जी। डॉक्टर बन रहे हैं, उनसे मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि डोंट कंसिडर इट जस्ट अनदर प्रोफेशन। आप ये कंसिडर करें सर। कि आपने पर्टिनेंट नॉलेज लेना है, आपने पर्टिकुलर स्किल लेनी है, पर्टिकुलर एटीट्यूड अडॉप्ट करना है, मगर एक चौथी चीज और है जो कि बाकी प्रोफेशन से आपको मुख्तलिफ करेगी, और वो चौथी चीज है वैल्यू सिस्टम। आपके नजदीक क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। और वो सही और गलत होने का वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी टेम्पटेशन आपको अपने वैल्यू सिस्टम से ना हटाए। फर्ज करें आपके जहन में ये है कि इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ पेशेंट की वेलफेयर है। अब चाहे कोई फाइनेंशियल टेम्पटेशन हो, चाहे कोई सोशल टेम्पटेशन हो, चाहे लीगल टेम्पटेशन हो, चाहे किसी किस्म की भी कोई टेम्पटेशन होगी, तो मैं अपनी उस वैल्यू से नहीं हटूंगा। तो ये बात मैं चूंकि जी जो टीचर्स को भी पढ़ाता हूं, जो हमारा एमसीपीएस एचपी कोर्स है और जो एमएचपी कोर्स है, तो उनमें भी मैं उनसे भी अर्ज करता हूं कि सिर्फ नॉलेज देना, सिर्फ स्किल देना, सिर्फ एटीट्यूड सिखाना काफी नहीं है, हमें साथ एक वैल्यू सिस्टम भी अटैच करना है। तो ये जो बच्चे हमारे देख रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, प्लीज आप इस ब्रॉडर मैसेज को याद रखिए। जब आप डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे ना, इस बात की बिल्कुल अहमियत है कि आपको पेन राइट इलियक फोसा की 15 कॉजेज आनी चाहिए। इस बात की बिल्कुल अहमियत है कि आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, ऑपरेशन करना आना चाहिए, आपको सीवीपी लाइन डालनी आनी चाहिए।
इस बात की भी अहमियत है कि आप बोल यानी एटीट्यूड आपका सही हो, मगर इस बात की सबसे ज्यादा अहमियत यह है कि आपके नजदीक प्रोफेशनल प्रायोरिटी क्या हो। अगर हम एक करेक्ट प्रोफेशनल प्रायोरिटी के साथ आएंगे तो फिर ये जितना ह्यू एंड क्राई हो रहा है ना, जितना ये शोरो गोगा हो रहा है यहाँ, जरा सी बात पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जरा सी बात पे लड़ाएंगे, वो नहीं होगी अगर हमारा वैल्यू सिस्टम प्रॉपर होगा। तो मैं आपके सवाल के जवाब में इन समरी आखिरी एक लाइन ये बोलूंगा कि योर प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, because consumers of your skills and your knowledge is basically human beings which have got feelings। और जैसे कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफहूम है कि अगर आपने एक शख्स को शफा दी तो जैसे आपने पूरी इंसानियत को शफा दी। तो ये अल्लाह ताला ने आखिर बहुत बड़ी मसलहत है ये कहने की, बिकॉज लॉस ऑफ वन ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली लॉस ऑफ होल ह्यूमैनिटी। तो ये आपकी ट्रेनिंग की बुनियादी खासियत होनी चाहिए मेरे ख्याल के अंदर। सही, बहुत खूब। सर, जब हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपने 12-12 घंटे स्टडी करनी, ये करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, सोशल वर्क की जो सोसाइटीज है, फेडरेशन में, इसमें बिल्कुल नहीं जाना। तो सर, आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि मेडिकल स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सोशल वर्क इन सोसाइटीज में शामिल होना चाहिए या नहीं? देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टर्म है ना एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, इसको अब चेंज कर देना चाहिए। इससे ऐसे लगता है कि एक कैरिकुलम है और एक कैरिकुलम से एक्स्ट्रा है। इसका जो असल नाम है वो है को कैरिकुलर एक्टिविटीज, यानी आपके कैरिकुलम को सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटीज। जब मैं यहां प्रिंसिपल था कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में, तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा ये कहा करता था कि जो हमारे इम्प्लिसिट, यानी एक्सप्लिसिट तो वो होते हैं जो हम बयान करते हैं, इम्प्लिसिट वो होते हैं जो हमारे दिल के अंदर हिडन होते हैं। जो हमारे इम्प्लिसिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना मेडिकल एजुकेशन के अंदर, वो बगैर को कैरिकुलर एक्टिविटी के आप सीख ही नहीं सकते। क्योंकि जो एक डॉक्टर बनता है ना, उस डॉक्टर को बनना चाहिए एक टीम पर्सन, उसको बनना चाहिए एक लीडर, उसको बनना चाहिए अ पर्सन हु कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, उसको वो बंदा बनना चाहिए जो कि एडवोकेट हो, जो कि पब्लिक एडवोकेट हो, हेल्थ एडवोकेसी कर सकता हो, वो बंदा जो कम्युनिकेशन स्किल का माहिर हो। तो ये जो सारी खसूसियात हैं, ये खसूसियात क्लासरूम में बैठ के लेक्चर अटेंड करके वार्ड राउंड करके सिर्फ हासिल नहीं की जा सकती। तो जितने भी दुनिया के अंदर कैरिकुलम है, मॉडर्न मेडिकल कैरिकुलम, जिनमें सबसे जो यानी मोतबर समझा जाता है वो कैनमेड मॉडल है, जो कि कैनेडियन मेडिकल मॉडल है, और गालिबन उसी से एक्सट्रैक्ट करके हमारे पीएमडीसी का मॉडल बना हुआ है। उसके अंदर को कैरिकुलर एक्टिविटीज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कैरिकुलम है। और ये जो सारी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये स्किल्स को अचीव करने के लिए को कैरिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में को कैरिकुलर एक्टिविटीज कुछ आप जैसे ज़हीन बच्चे, ऐसे बच्चे कि जिनके अंदर एक तरह का जज्बा होता है, जिनके अंदर एक थोड़ा सा शौक भी होता है, तो वो अपने तौर पर ये को कैरिकुलर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, जो कि गार्डेड नहीं होती, जो कि सुपरवाइज्ड नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहता कि इससे फायदा नहीं होता, बहुत फायदा होता है। लेकिन किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक काउंसिल के अंडर को कैरिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, और वो कैरिकुलर एक्टिविटीज के साथ एक पर्पस अटैच किया हो कि ये हम, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं ताकि लुकमान के दरमियान, और वो जो बेटी आपके साथ थी वो 2-3 और थे, इनके दरमियान एक टीम डेवलप करने की स्किल अचीव हो। ये फंक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी वजह से इनको, जैसे आप ब्लड की आप करते हैं, जैसे आप मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए आप काम करते हैं, प्लाज्मा डोनेशन, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इस को कैरिकुलर एक्टिविटी की वजह से हमें हेल्थ एडवोकेसी आ जाए। तो को कैरिकुलर एक्टिविटीज बहुत असेंशियल हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, हर एक्टिविटी के साथ एक पर्पस होना चाहिए, और जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाए तो फिर उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए कि क्या जिस पर्पस के लिए की गई थी वो पर्पस अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर इंशाल्लाह ये को कैरिकुलर एक्टिविटीज इफेक्टिव हो जाएंगी। सही, थैंक यू सर। सर, वो कौन सा ऐसा एक काम है या बहुत सी काम है कि एक मेडिकल स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये सवाल जो है ना, जिस तरह नीलाम घर का सवाल होता है ना, क्विज का सवाल तो हो सकता है, लेकिन इसको इस तरीके से बयान करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक काम मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए वो ये है कि मेडिकल स्टूडेंट कभी भी अपना टेम्पर ना लूज करे।
मेडिकल स्टूडेंट को कभी ये महसूस नहीं, यानी डॉक्टर को, उसको या ये मेरी इंसल्ट हो गई, क्योंकि जो हमारा काम है, हमारा काम बुनियादी तौर पर इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, आजिज़ी। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, एक कॉन्सेप्ट है शिफा का। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, प्लीज आप याद रखिएगा। ट्रीटमेंट ये है कि आपने दवाई कौन सी दी, टीका कौन सा लगाया, ऑपरेशन कौन सा किया, कीमोथेरेपी कौन सी की। लेकिन शिफा जो है कि मरीज का मर्ज खत्म हो गया और वो ठीक हो गया। हम बहसीयत मुसलमान ट्रीटमेंट और शिफा को दो डिफरेंट चीजें समझते हैं। शिफा अल्लाह के इख्तियार के अंदर है, हमारे जुम्मे ये है, और हमारे हाथ में शिफा बिल्कुल नहीं है। चूंकि शिफा अल्लाह के इख्तियार में है, तो कोई भी डॉक्टर इस बात का जोन नहीं कर सकता, इस बात का दावा नहीं कर सकता, इस बात के ऊपर गुरूर नहीं कर सकता कि मैं मरीज को ठीक करता हूं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इतना बड़ा सर्जन हूं। क्योंकि शिफा उसने अल्लाह से मांगनी है, इसलिए डॉक्टर के अंदर आजिज़ी का होना, ह्यूमिलिटी का होना, ईगो का ना होना, गुस्सा उसका ना करना और हम्बल होना, ये मेरे ख्याल में डॉक्टर के साथ शिफा की को रिलेशन के लिए नंबर 1 सिफ्त है। तो जितने बच्चे हमारे देख रहे हैं उनको मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस बात को एज अ स्किल लर्न करें कि हमने किसी सूरत भी गुस्से नहीं होना, खास तौर पर मरीज और मरीज के अटेंडेंट्स के साथ गुस्से नहीं होना। देखिए, एक मरीज है, उसकी मां मर रही है, उसकी मां आपकी वजह से नहीं मर रही, लेकिन मरीज को आप नजर आ रहे हैं, वो ये समझ रहा है ये आपकी वजह से मर रही है, उसका गुस्सा जायज है। उस बेचारे को पता नहीं है, हम उसको समझा नहीं सके, लेकिन हम उसकी रिस्पॉन्स के अंदर उसको एंगर बैक करें, रूड बैक करें, तो ये डॉक्टर को कभी जेब नहीं देता। डॉक्टर उसको समझाए, डॉक्टर उसके साथ कम्युनिकेट करे, मगर रहे हम्बल, आजिज रहे। आजिज़ी करेगा ना, ऐसे कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपके हाथ में शिफा है। वो जो हाथ में शिफा वाली बात है ना, ये डॉक्टर को समझना चाहिए कि ये आजिज़ी का फल है जो खुदा उसको देता है, ये हम्बलनेस का फल है, आजिज़ी का फल है। सही, बहुत खूब। सर, एक मेडिकल स्टूडेंट के बाद हाउस जॉब हमारी शुरू होती है, ये 1 साल का दौरानिया होता है। इस 1 साल को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए साबित हो जाए? देखिए, ये जो हाउस जॉब वाला 1 साल है ना, मेरे ख्याल में ये हमारे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, पूरे कैरियर के अंदर जो सबसे वाइटल साल होता है वो ये हाउस जॉब वाला साल होता है। एक जमाने में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने, जो यूएसएमएलई के सिस्टम ने हाउस जॉब को कहा कि वो ना ही करें, अभी भी वो कहते हैं बेशक ना करें। तो बहुत सारे हमारे लोग थे, और अब आजकल पीएमडीसी ने ये कहा है कि अगर आपने 1 साल हाउस जॉब ना की होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ के ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब करनी ही पड़ती है। लेकिन एक जमाने में ये लोग हाउस जॉब के बगैर ही यूएसएमएलई करके चले जाते थे। अच्छा, उसमें से कई लोग यूएसएलई में सेट हो जाते थे, कई जो है वो सेट नहीं हो सकते थे और वो पाकिस्तान वापस आ जाते थे। जो वापस आते थे वो वापस आकर मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग कंसल्टेंट बन गए, मगर उनकी ट्रेनिंग में हमेशा डेफिशिएंसी रही, इसलिए कि उन्होंने हाउस जॉब नहीं की। हालांकि उन्होंने फेलोशिप कर ली, हालांकि वो एपी बन गए, एसोसिएट बन गए, मगर उनकी ट्रेनिंग के अंदर वो लैकुना कभी नहीं गया। प्लीज आप याद रखिएगा, हाउस जॉब का जो पीरियड है ये उस तरह का पीरियड है जिस तरीके से रमजान शरीफ के महीने में 10 दिन इतकाफ के होते हैं। तो जैसे इतकाफ, वैसे नॉर्मली आप एक्सरसाइज भी करें, आप खाना भी खाएं, घूमने भी जाएं, शॉपिंग करने भी जाएं, लेकिन जब आप इतकाफ पे बैठे होते हैं ना, तो फिर आप ये काम नहीं करते। बस आप अपना थोड़ा नींद पूरी कर ली, खाना खा लिया और बाकी आपने इबादत की। तो जो हाउस जॉब के दौरान आपका इतना, बिकॉज उसमें लिखा होता है, आपके सर्टिफिकेट देखिए लिखेगा, लिखा हुआ होगा कि इट्स अ होल टाइम रेजिडेंशियल जॉब, यानी आपकी 24 घंटे की ड्यूटी है और आप रहते भी वार्ड में ही हैं। इसका ये मतलब है होल टाइम रेजिडेंशियल जॉब। इस जॉब के दौरान असल में जितना आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो रीइंफोर्स होता है, और आपके दिमाग में जो बिखरी हुई फाइलें होती हैं वो सारी रीऑर्गेनाइज होती हैं, प्लस आपके नॉलेज को कॉन्टेक्स्ट मिलता है। पहले आपने फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन याद की होती हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव की ये क्लासिफिकेशन है, यानी एंटी एमेटिक्स की ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब आप मरीजों पर उसको देख रहे होते हैं तो आपका वो नॉलेज एक्चुअली कंटेक्सचुअल नॉलेज बनता है। आपको ये समझ में आता है कि मैंने क्यों ये पढ़ा था
कि जो न्यूट्रिएंट फोरामन है उसकी डायरेक्शन बोन में इस तरफ होती है। जब आप तो ये अहमियत थी। ये नॉलेज को कॉन्टेक्स्ट देने का काम है, वो हाउस जॉब के दौरान होता है। इसमें करें क्या? मेरा मशवरा ये होगा कि जो भी सबसे पहले जो अहम चीज आप सीखते हैं ना, वो पंक्चुअलिटी सीखते हैं। नंबर 2, आप टीम वर्क सीखते हैं। नंबर 3, आप हायरार्की सीखते हैं, छोटे बड़े की तमीज आप सीखते हैं। नंबर 4, आप पब्लिक डीलिंग सीखते हैं इसके दौरान। तो मेरा ये मशवरा होगा कि जो हाउस जॉब बच्चे कर रहे हैं, जो पेशेंट आया, फर्स्ट करें मेडिसिन की वार्ड में आया है, एक पेशेंट आया है जिसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, तो आप कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को उस पेशेंट के ऊपर पढ़ें, आप थ्योरी को ना पढ़ें, उस मरीज को पढ़ें। तो आपके 6 महीने या 3 महीने के हाउस जॉब के अंदर मोटी मोटी जितनी बीमारियां हैं जो आपको आएंगी, उन सब की आपकी कंटेक्चुअल लर्निंग हो जाएगी। और जो बाकी मैंने आपको स्किल बताए हैं वो आप हाउस जॉब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। ये वो पीरियड है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ऑर्गेनोजेनिस का पीरियड होता है, जिसमें ऑर्गन बनते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको गलत दवाई दे देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरे कर देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई खातून को ट्रॉमा हो जाएगा, तो वो बेबी के सारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे ना, आपने पढ़ा होगा। तो जो हाउस जॉब इज एक्चुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ आवर एकेडमिक लाइफ। सही सर, सही सर, थैंक यू सर। सर, जब हम किसी फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई हमें कहता है कि सर्जरी में जाओ, कोई मेडिसिन में अपनी स्पेशलिटीज है, तो हम कौन से हवामिल को देख के किस बिना पे हम डिसीजन ले लें? हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी स्पेशलिटी सेलेक्ट करें, तो किस बिना पे हम सिलेक्शन करें? देखिए, इसमें 2 बातें अमूमन लोग मद्देनजर रखते हैं। मेरे नजदीक जो, मैं दोनों बातें आपको बताता हूं, मगर मेरे नजदीक जो पहली बात है ना, उसकी अहमियत, इनफैक्ट 3 बातें हैं। पहली बात जो है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा है, वो है आपका एप्टीट्यूड, आपका अपना रुझान और अपना एप्टीट्यूड। कुछ ज़हीन बच्चे एमबीबीएस के 4th ईयर फाइनल ईयर की वार्ड की रोटेशन के दौरान अपने एप्टीट्यूड को असेस कर लेते हैं। मेरे साथ एक लड़का था, मेरा क्लास फेलो, ही वाज ब्रिलियंट, वो टॉप करता था और हमारे साथ था, उसका ख्याल था वो सर्जन बनेगा। जब हम हाउस जॉब करने आए तो उसने कहा यार जब ब्लड आता है ना तो ऐसे मेरे दिल में ना कुछ ऐसे होने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, और जब कोई ऑपरेशन लंबा हो जाता है ना मुझे उकताहट होनी शुरू हो जाती है। तो उसने कहा मैं इस बुनियाद पर मैंने देखा कि सर्जरी बहुत अच्छी है लेकिन मेरा एप्टीट्यूड नहीं है। इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो उनकी लर्निंग की साइकोमोटर स्टाइल होता है, या आप जब पढ़ेंगे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं ना डिफरेंट लोगों के, कुछ लोगों के लर्निंग स्टाइल साइकोमोटर होते हैं। अच्छा, उनको अगर आप फर्ज करें न्यूरोलॉजिस्ट बना देंगे जिसमें आपने सिर्फ बैठना है और बात, तो वो सही नहीं होंगे। तो आप अपना एप्टीट्यूड करें, एप्टीट्यूड अपने आप से भी पूछें, अपने मुतलकीन से भी पूछें, और उसके लिए बेस्ट टाइम हाउस जॉब है। फर्स्ट करें आपने मेडिसिन में हाउस जॉब की, तो आप अपने सुपरवाइजर को कहें कि सर मुझे आपने एट द एंड ऑफ 3 मंथ गाइड करना है कि मेरे लिए मेडिसिन अच्छी फील्ड है कि नहीं है, और अपने तौर पर भी अपने एप्टीट्यूड को आपने स्टडी करना है। तो पहली बात है एप्टीट्यूड। अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है और बाकी 2 फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर आप चले गए तो आप सारी जिंदगी परेशान रहेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, हो सकता है आप प्रोफेसर बन जाएं, पता नहीं क्या बन जाएं, बट यू विल ऑलवेज मिस इट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज एप्टीट्यूड। द सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द स्कोप। किस जगह पर किसका स्कोप है। मुझे याद है कि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था तो हमारे 2 बेस्ट ग्रेजुएट थे, तो वो निश्तर के अंदर मैं था, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बन गई पहले कॉलेज था, तो वो दोनों मेरे पास आए और आके कहने लगे कि सर हमें बताएं कि हम कौन सा कैरियर दें। मैंने कहा आपका एप्टीट्यूड किधर है? उसने कहा सर हमारा एप्टीट्यूड हर जगह बन जाएगा, आप ये बताएं स्कोप किसमें है। तो मैंने उन्हें कहा कि आजकल के जमाने में स्कोप जो है वो ऑन्कोलॉजी में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ अर्से के बाद ऑन्कोलॉजी के सेंटर खुलेंगे बहुत ज्यादा और उनमें बंदों की जरूरत होगी। तो इस वक्त तो कोई ऑन्कोलॉजी करके आ जाए तो उसको तो कोई खपने की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन 4-5 सालों के बाद आप देखिएगा बहुत सारे सेंटर खुले होंगे तो उसको बड़ा स्कोप होगा। तो वो दोनों बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर थे, तो दोनों ने ऑन्कोलॉजी ऑप्ट कर ली। अब उनमें से एक जो है डॉक्टर नासिर, वो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट का हेड है, और एक डॉक्टर सैफ जो है वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी का हेड है। तो टॉप। इसी तरह हमारे 2 बेस्ट ग्रेजुएट नंबर 1 और नंबर 2 थे। तो हालांकि हर बंदा मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑर्थो में, उन्होंने कहा सर हमें ये बताएं कि किसके अंदर मैं अपना वो कर सकता। मैंने इनको देखा वो बड़े रिसर्च ओरिएंटेड थे, वो बड़े एकेडमिक थे। मैंने कहा यू गो इन पैथोलॉजी।
और वो एक आजकल न्यूजीलैंड में पीएचडी कर रहा है, दूसरा साहिवाल मेडिकल कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी है। और इतनी जल्दी 4-5 साल के अंदर वो माशाल्लाह तरक्की करके बहुत आगे पहुंच गए। तो दूसरा जो है वो चीज वो है स्कोप इसमें है। आजकल के हिसाब से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में बहुत स्कोप है, प्लास्टिक सर्जरी में बहुत स्कोप है, ऑन्कोलॉजी में बड़ा स्कोप है, अगर आप स्कोप को ही देखें। अच्छा, जो हमारे खास तौर पर लड़कियां, हमारे सोशल रीजन, मैं लड़कियों और लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं करता, मैं कोई डिफरेंस नहीं करता, इसलिए कि जो बंदा जो जो एक लड़का काम कर सकता है वो लड़की भी काम कर सकती है, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जिन लड़कियों को जाहिर है घरों पर भी तवज्जो देनी होगी और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी लुक आफ्टर करना होगा, उनके लिए बेसिक साइड में बहुत स्कोप है। एक जमाने में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लोग जो सिर्फ तनख्वाहों पे गुजारा करते थे, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने की वजह से बेसिक साइड के अंदर इतनी डेफिशिएंसी है जिसका कोई शुमार नहीं। तो लड़कियां खासतौर पर और लड़के भी एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एमफिल आजकल यूनिवर्सिटीज देती हैं, एमफिल लीडिंग टू पीएचडी, यानी आपको दाखिला मिलता है एमफिल लीडिंग टू पीएचडी। आप एमफिल करते हैं, अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो आपको पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल जाता है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और अगर आप नहीं अच्छा कर, एवरेज हैं, तो आप एमफिल पर भी वापस आते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दूसरा जो है वो देखें स्कोप। तो स्कोप मैंने आपको बता दिया, आजकल के हिसाब से बेसिक साइट्स के अंदर बहुत स्कोप है, अभी भी डेफिशिएंसीज हैं बहुत ज्यादा। दूसरे नंबर पर मैंने आपको कुछ सब स्पेशलिटीज बताई हैं कि जो आइंदा और ग्रो करेंगी और उसके अंदर स्कोप होगा। तीसरा जो क्राइटेरिया है कैरियर को चूज करने का वो है कि नीड, जरूरत। ये स्कोप से डिफरेंट बात है। वो नीड ऐसे है कि हमारा एक बच्चा था इधर, तो वो राजनपुर के इलाके का रहने वाला था, तो उसने कहा कि जब मैं छोटा सा था ना, छोटा सा, तो मैं बीमार हो गया, तो मेरे अब्बू अम्मी मुझे उठा के फिरते रहे, मुल्तान तक गए, तो वहां बच्चों का डॉक्टर बना। तो मैंने ना बच्चों का डॉक्टर बना, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है, तो मेरे इलाके में भी बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं बच्चों का डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं, अब ये है नीड। तो लिहाजा जितने भी हमारे बेटे और बेटियां दोस्त देख रहे हैं सारा, आप ये तीन चीजें कंसिडर करें अपने कैरियर की चॉइस करने के लिए। नंबर 1 एप्टीट्यूड, नंबर 2 स्कोप एंड नंबर 3 नीड, और उसके हिसाब से आप फैसला करें। सही सर, थैंक यू सर। सर कभी कभार जब हम फैसला करते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, उसमें उसके बाद हमारी फिर एक और वो लिस्ट आ जाती है कि अमेरिका से करूँ, यूके से करूँ, पाकिस्तान से करूँ। तो सबसे जो हर्डल चीज होती है वो टाइमिंग और फाइनेंस का होता है, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज का। तो क्या हमें डिसीजन लेते वक्त अपनी फाइनेंस को मद्देनजर रखना चाहिए या ये मैनेज हो सकता है? ये फैसला ना बहुत मुश्किल है कि मैं किसी के लिए करूं कि आप अमेरिका में करें, आप इंग्लैंड में करें। एक जमाना ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो फेलोशिप थी वो उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड था, और जिन लोगों के वसाइल होते थे वो मुल्क से बाहर चले जाते थे। उस जमाने के अंदर उन मुल्कों में जरूरत भी बहुत थी, जैसे बर्तानिया में बहुत जरूरत थी, आपको वीजा भी नहीं लेना पड़ता था, आप सिर्फ पासपोर्ट बनाते थे और वहां पहुंच जाते थे, और जाके आप उनको ये बताते थे कि भाई मैंने एमबीबीएस कर लिया है, और आपको कुछ स्पेशलिटीज में बगैर प्लैब के और कुछ में फौरन प्लैब करके जॉब मिल जाती थी। इसी तरीके से मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़ी उम्र के लोग अमेरिका में बड़े आराम से एडजस्ट हो जाते थे। अब हालात कुछ चेंज हुए हैं। पहली बात जो चेंज हुई है कि पाकिस्तान की फेलोशिप का स्टैंडर्ड अब इंटरनेशनल को मैच करता है, इसलिए वो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से फेलोशिप की है और वो दे आर गुड इनफ। तो अगर तो आपने पाकिस्तान में ही रहना है और आपके फाइनेंसेस भी इतनी इजाजत नहीं देते, देन आई थिंक योर फर्स्ट चॉइस शुड बी पाकिस्तान, यहां से आप एफसीएस करें अगर आपने क्लिनिकल साइड में जाना है। इसके अलावा बर्तानिया के अंदर आजकल जाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, क्योंकि बर्तानिया के अंदर जो यानी लोअर ग्रेड जॉब्स हैं वो बहुत खाली पड़ी हैं। एसएचओ जॉब्स, हाउस जॉब की जॉब खाली पड़ी हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि प्लैब का एग्जाम पास करना है। प्लैब का पार्ट 1 का एग्जाम पाकिस्तान में हो जाता है, और प्लैब पार्ट 2 के लिए आपको जाना पड़ता है यूके, वो मैनचेस्टर में होता है, हर महीने इम्तिहान होता है।
अच्छा, मुझे उसका जाती तजुर्बा इसलिए है कि मेरी बेटी जो कि पाकिस्तान से ग्रेजुएट है, उसकी शादी वहां हुई है, मेरा सन इन लॉ जो है वो वहां रहता है, तो शी हैड टू पास थ्रू दिस। तो उसने पहले आइल्स का इम्तिहान पास किया। वो अच्छे बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उनके लिए आइल्स का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल नहीं होता। आइल्स पास करने के बाद प्लैब 1 करें, प्लैब 2 करें। जिस दिन आप प्लैब 2 करेंगे उस और जो ही जीएमसी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपको यूके में जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, यूके में जॉब मिलना और यूके में स्पेशलिटी ट्रेनिंग का होना ये दो डिफरेंट बातें हैं। यूके के अंदर सर्जरी में, गायनी में, ऑर्थोपेडिक्स में, इंटरनल मेडिसिन के अंदर ट्रेनिंग पोस्ट काफी मुश्किल से मिलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं मिलेंगी, मिल सकती हैं, लेकिन आपके चांसेस ज्यादा होंगे क्रिटिकल मेडिसिन के अंदर, साइकेट्री के अंदर, जीरियाटिक के अंदर। अगर तो आप कहते हैं मैंने रहना ही इंग्लैंड के अंदर है, मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, फिर आप ये प्लैब वाला ट्रैक इख्तियार कर लें। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है वो है यूएसएमएलई। यूएसएमएलई हमेशा से ही लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव रहा है और यूएसएमएलई के अंदर अच्छा बच्चा 4 महीने सर फेंक के पढ़ना शुरू कर दे तो वो अच्छा रीजनेबल स्कोर ले लेता है, जिसके जरिए से वो यूएसएमएलई पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेता है। लेकिन प्लीज आप ये जरूर याद रखिए कि आजकल यूएसएमएलई के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि सिंपल स्कोर के ऊपर वहां मैच नहीं होता, बल्कि आपको वहां जाके पहले कुछ रिसर्च भी करनी पड़ती है, आपको कुछ इलेक्टिव्स भी करने पड़ते हैं, आपको अपनी क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। इस सारे चक्कर के अंदर कर सकते हैं आप, लेकिन पैसा बहुत खर्च हो जाता है, काफी पैसा खर्च हो जाता है। अगर आपको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है तो आप अमेरिका जरूर चले जाइए। दूसरी मैं आपसे एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान में आप चूज कर सकते हैं मैंने सर्जन बनना है, मैंने फिजिशियन बनना है, वहां आप चूज नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप सर्जन बनना चाहें तो आपकी जो अटैचमेंट हो वो सेक्रेटरी में हो, क्योंकि आप उसके पास आपका इख्तियार नहीं है। और दूसरा एक ये भी याद रखिए कि अगर, सॉरी मैं बात खत्म करता हूं, दूसरा ये भी याद रखिएगा कि अगर आप अमेरिका में ही करेंगे ना यूएसएमएलई, तो फिर आप ये सोच के जाए कि फिर मैंने रहना वही है। क्योंकि जब आप जिस तरह यहां से 4 साल में एफसीपीएस करके आप आते हैं तो यू आर गुड इनफ टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन वहां जब आप 4 साल के बाद अमेरिकन बोर्ड करके आते हैं तो आप वापस आके पाकिस्तानी डॉक्टरों से कंपीट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी डॉक्टरों से कंपीट करने के लिए आपको 10-12 साल वहां रहना पड़ेगा। जब आप 10-12 साल बाद पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर जिसने पाकिस्तान में 12 साल गुजारे होंगे उनसे आप बहुत सुपीरियर होंगे। लेकिन अगर आप 4 साल के बाद आएंगे तो फिर आप इतने सुपीरियर नहीं होंगे। तो आपको यहां लाइन में उसी तरह लगना पड़ेगा जिस तरीके से पाकिस्तानी ग्रेजुएट लगे हुए हैं। और जब आप 12 साल बाद रहेंगे, बाय दैट टाइम आपके बच्चे जो हैं वो वहीं बड़े हो गए होंगे, आपकी बेगम जो है वो आदी हो गई होंगी वहां की, वो पाकिस्तान आके फिर कहेंगे पापा देयर आर फ्लाइज हियर, देयर इज डस्ट ओवर हियर। फिर आप कहेंगे ये लोग लाइनें क्यों नहीं बनाते हैं, लोग क्यों नहीं करते। तो अमेरिका जाने वाले तो ये सोच के जाएं कि बहुत थोड़ा सा चांस है कि मैं वापस आऊंगा, फिर वो आपको फना फिल अमेरिका ही होना पड़ेगा। तो ये सारे डिफरेंट स्पेक्ट्रम हैं जो मैंने आपको बताया। सर सर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अक्सर हम ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन दो एक ऐसी चीज आ जाती है कि एक मैं चाहता क्या हूँ और दूसरी मेरे स्किल्स क्या है। तो इस पे हम किस चीज को फिर सेलेक्ट करें कि स्किल्स पे जाए या अपनी ख्वाहिश पे जाए? देखिए स्किल्स तो आप अचीव कर सकते हैं। सही। जो ख्वाहिश है ना, देखिए ह्यूमन माइंड ऐसा है, ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन इमोशन, कि आप जिस चीज की शिद्दत के साथ ख्वाहिश करें और उसके ऊपर अपनी 100% एनर्जीज लगाएं और उसको 100% फोकस करें तो आप उसकी स्किल्स हासिल कर देंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर आपको किसी स्टेज पर, हाँ एप्टीट्यूड और बात है, स्किल्स और बात है, आपका रुझान ही ना उधर हो ना, आप तो वो और बात है। लेकिन फर्ज करें अगर लैक ऑफ स्किल हो भी ना सही, अगर आपका शौक हो, वो हमारे एक दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जब हम कुछ चीज अचीव नहीं कर सकते उसकी अक्सर ये वजह होती है कि वी डोंट डिजायर इट एनफ, हमने उसको शिद्दत से चाहा नहीं होता। अगर किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहें तो आप हर तरह की स्किल्स को अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सही सर, सही सर, थैंक यू सर। हौजाब के बाद हमारी टीएमओशिप शुरू हो जाती है, तो ये दौरान आप इसमें क्या सजेस्ट करें कि एक टीएमओ को क्या करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग के टाइमिंग में? हाँ देखिए, बेसिकली तो वही इसका जवाब है जो कि हाउस जॉब के अंदर था, लेकिन इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपनी रेजिडेंसी के दौरान अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर कर सकते हैं।
और अगर आप FCPS कर रहे हैं तो हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ने बहुत जबरदस्त हर स्पेशलिटी के स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स बनाए हुए हैं। जब आप इनरोल होते हैं ना, तो इंटरमीडिएट मॉड्यूल से पहले आप चार्ट है, वो जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी साहब, वो उनकी एफर्ट के तहत जो उन्होंने बहुत जबरदस्त अपनी DME की टीम के थ्रू स्ट्रक्चर्ड चार्ट बनाए हुए हैं। उस चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है पहले महीने आपने क्या करना है, कितना आपका नॉलेज होना चाहिए, कितनी आपकी स्किल होनी चाहिए, वो सारे के सारे लिखे। लेकिन अक्सर हमारे जो PGRs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उस चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो वो जो स्ट्रक्चर करने का जितना सिस्टम है वो सारा का सारा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रक्चर्ड होगी। दूसरी बात यह है कि रेजिडेंसी के दौरान तमाम चीजों को आप आखिरी साल पे मौकूफ ना रखें। अक्सर ये होता है कि जब एग्जाम होने लगता है तो सारे PGR कहते हैं कि सर हमें तैयारी करा दें, सर हमें क्लिनिकल मेथड पढ़ा दें, सर हमें ये कर दें। तो बुनियादी तौर पर डे 1 से ही आप इम्तिहान की तैयारी शुरू करें, डे 1 से भी इम्तिहान की तैयारी। और उसका तरीका ये है, मैं अपने जो PGRs को ये कहता हूं कि पहले 6 महीने में आप जिस स्पेशलिटी में हैं, पहले 6 महीने में उसकी सारी थ्योरी पढ़ लें। मसलन मैं आपको सर्जरी की मिसाल दूं, पहले 6 महीने में आपको बेले एंड लव का हाफिज होना चाहिए, सर्जरी की किताब का, या जो भी किताब, जो श्वार्ट्ज है, मूसा कुशैरी है, जो भी किताब आप पढ़ते हैं, पहले 6 महीने में उसकी थ्योरी आपने सारी पढ़ ली हो। और पहले 6 महीने में आपको क्लिनिकल मेथड का मास्टर होना चाहिए। पहले 6 महीने में ये ना हो कि एक पेशेंट आ रहा है तो आप उसको एग्जामिन ना कर सकें, और उसकी ड्रिल्स आपको आनी चाहिए। ये 6 महीने में होना चाहिए। अगले 6 महीने के अंदर आप जो कुछ ही आपने पढ़ा है, इसको आप अप्लाई करना शुरू कर दें पेशेंट्स के ऊपर। पहले 6 महीने थ्योरी पढ़े टका के, अगले 6 महीने के अंदर जैसे एक पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का आया है, तो अब आप किताब ना पढ़ें, उस पेशेंट को पढ़ें और उस पेशेंट के ऊपर फॉलो करें सारे के सारे। ये दूसरी बात। सर्जरी के बहुत सारे रेजिडेंट शुरू से ना कटिंग के पीछे पड़ जाते हैं कि जी हमने ऑपरेशन नहीं किया। मेरा ख्याल है कि पहले 6 महीने के अंदर सवाए लाइफ सेविंग स्किल्स के, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना है, जैसे CPP लाइन डालना है, जैसे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन करना है, जैसे अगर स्ट्रक्चर के दौरान सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी करें, सवाए लाइफ सेविंग स्किल्स के आप ज्यादा बॉदर ना करें कि मुझे बहुत ज्यादा कटिंग मिल जाए। पहले 6 महीने में, पहले तकरीबन 6 महीने में आप अपनी ये बेस बना लें, उसके बाद आप कटिंग में फोकस करें। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि आप अपनी डिसर्टेशन की तैयारी भी पहले साल में शुरू कर दें। पहले साल में अपना सिनॉप्सिस बना लें, ताकि जिस वक्त हमारा आपका आखिरी साल हो, उस आखिरी साल में अब आप फोकस करें स्किल लर्निंग में। उस वक्त आप थायराइड कर रहे हो, उस वक्त आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हो, उस वक्त आप ब्रेस्ट कर रहे हो, ये सब चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी इम्तिहान की तैयारी पहले की पहले हुई हो, और आखिरी एक दो महीने के अंदर आप उसको रीइंफोर्स करके वो कर लें। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर करें। दूसरा एक बात याद रखिएगा, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फॉर अ PGR इज एक्चुअली टीचिंग। जब आप PGR बने तो जब आप फर्स्ट ईयर PGR बने तो आप फाइनल ईयर MBBS की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। स्टूडेंट्स को खुद कहें कि शाम को आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, शाम को मैं पढ़ाऊंगा। जब आप सेकंड ईयर रेजिडेंट बन जाएं तो आप फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। फर्स्ट ईयर को कहो कि फिक्र ना करो, क्लिनिकल मेथड मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब आप थर्ड ईयर रेजिडेंट बन जाएं तो आप सेकंड ईयर रेजिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, और जब आप फोर्थ ईयर बन जाए तो पूरे 3 सालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी PGR पढ़ाने में इन्वॉल्व होते हैं और अपने जूनियर्स को सिखाने में इन्वॉल्व होते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं पार्ट 2 का एग्जाम। तो ये मेरा ख्याल है रेजिडेंसी में ऐसे करते हैं। बहुत अच्छा। सर, पाकिस्तान में एक इशू ये है कि एक सर्वे हुई थी कि 80% जो फीमेल डॉक्टर्स बनते हैं वो फिर घर पे रहती है, हाउस वाइफ बन जाती है और जॉब पे नहीं आती। तो ऐसे फीमेल को क्या करना चाहिए कि मतलब वो जो अपनी स्किल्स है उसको यूटिलाइज कर सके? लेकिन पता नहीं ये कब का सर्वे है, लेकिन मेरे तजुर्बे में तो अब जो है वो लड़कियां जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं सर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी एडवर्टाइज आई है स्टार और की, तो उन्होंने सीटें हैं, तो उसमें से उन्होंने 12 लड़कियों को और वो भी कंपनी और वो भी करेंगी। तो मैं बल्कि हमारी वार्ड के जो रेजिडेंट थे हमारे, जो मेरे जब मैं रिटायर हुआ वो मेरे कहते कि इट इज नाउ एडवांटेज टू बी अ फीमेल देन अ मेल बिकॉज यू हैव गॉट मोर चांस टू बिकम अ कंसल्टेंट। तो ये ऐसा जरूर कुछ करती होंगी ऐसा, लेकिन बेटा ऐसे बहुत से मेल भी हैं जो करके छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से मेल भी तो हैं कि जो डॉक्टर CSS करके चले जाते हैं।
डॉक्टर। तो बिल्कुल इसलिए कुछ ना कुछ किसी के जाती मसाइल क्या हो, किसी काम की वजह से वो कर रहे हों, वो तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और अब लड़कियां अक्सर जो हैं वो उसमें आ रही हैं। सही सर, सही सर। सर एक और सवाल ये है कि मेडिकल स्टूडेंट हो या हाउस ऑफिसर हो या ट्रेनीज हो, इन सारी की लाइफ में स्ट्रेस होती है। एग्जाम स्ट्रेस, फिर ड्यूटी स्ट्रेस, फिर इमरजेंसी हैंडल स्ट्रेस, फिर लोग उनको मारते पीटते भी है। तो इनको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में? सॉरी, मैं आपकी आखिरी फिक्रा नहीं सुन सका, आपकी आवाज कट रही थी, रिपीट कीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि मेडिकोस के साथ जितनी भी स्ट्रेस एलिमेंट है, मतलब स्टूडेंट हो, हाउस ऑफिसर हो या ट्रेनीज हो, तो इसको हम किस तरह मैनेज करें कि स्ट्रेस जो है हमारी हेल्थ पे इफेक्ट ना करे? अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, कल अगर आपके कोई जी सर। दोस्त बैंकर है ना, बैंकर, तो बैंकर जी से सर। पूछिएगा कि आपकी जॉब में स्ट्रेस है कि नहीं। सही। उसके बाद आप किसी दिन कोई पुलिस में आपके कोई अजीज होना, तो आप उनसे पूछिएगा कि आपकी जॉब में स्ट्रेस है कि नहीं। और सही। किसी दिन आप स्कूल टीचर से पूछिएगा, प्राइमरी स्कूल के टीचर से, कि आपकी जॉब में स्ट्रेस है कि नहीं। वो कहेंगे जितना स्ट्रेस हमारी जॉब के अंदर है ना, उतना किसी की जॉब में भी नहीं। तो ये ऐसे ना सही। हमारे जहन में एक गुमान है कि शायद हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जी स्ट्रेस सर। तो हर प्रोफेशन में है। कब जो आपके पास मेडिकल रैप्स आते हैं ना, कभी आप मेडिकल रैप से, वो कहते हैं सर इतना स्ट्रेस है टारगेट को अचीव करने का कि आप सोच नहीं सकते, हमें रातों को नींद नहीं आती। बुनियादी तौर पर जो सही। हमारे पास स्ट्रेस से, हम जब स्ट्रेस के सामने हम गिरते हैं ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं गिरते। इसलिए नहीं गिरते कि हम डॉक्टर हैं तो हमें स्ट्रेस है, या हम सही। कोई बैंकर है तो। हम स्ट्रेस में गिरते इसलिए हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेस को कोप करने की एबिलिटी नहीं होती। अगर एक सही। पुलिसमैन के अंदर स्ट्रेस को कोप करने की एबिलिटी नहीं होगी तो वो भी ऐसे चीखे चीखे मारेगा। दफ्तर के क्लर्क के अंदर अगर नहीं होगी, वो भी चीखे मारेगा। तो इस बात पर कि भाई डॉक्टर बनने की वजह से मुझे स्ट्रेस है, तो मेरा ये सवाल है कि हर साल लोग प्लेटों में पैसे लेकर अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में क्यों धक्के खाते हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, प्लीज किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में। जब उनको पता है कि ये काम इतने स्ट्रेस वाला है, तो अब 8-8 लाख बंदा एमडी कैट का इम्तिहान क्यों देता है? ठीक है ना, वो सही। क्यों देता है? इसलिए ये जो हमारे जहन में एक बात आ गई ना कि हमारा प्रोफेशन में बड़ा स्ट्रेस है, हमें मेहरबानी करके इसको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। भाई ये उसकी सही। रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी जो है वो बारिश में जा रहा है, वो कहेगा यार यहाँ मैं भीग बड़ा जाता हूँ, मैं बारिश में जाता हूँ ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है, मैं गीला हो जाता हूँ। भाई दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। आप बारिश में जाएंगे तो आप भीगेंगे। इसी तरीके से सही। बीइंग अ डॉक्टर, कुछ चैलेंजेस हैं, उनको आप स्ट्रेस क्यों कहते हैं? उनको आप कहें challenges. There are different challenges when you are a banker, there is a different challenges when you are a policeman, and there is a different type of challenges when we are a doctor. तो मेरा ये ख्याल है कि जिसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी का नाम चेंज करके को कैरिकुलर एक्टिविटी कर दें तो आप उसको एंजॉय करने लग जाएंगे। जितने स्ट्रेस हैं उसका नाम चेंज करके उसको चैलेंज कर दें। जब आप उसको चैलेंज करेंगे, जब चैलेंज आता है तो हम उसको मीट करने के लिए अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मेरी तो ये कोशिश रही है जब चेयर पे था कि मैं अपने तमाम डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को बाकायदा फॉर्मल यानी वर्कशॉप्स करवा के स्ट्रेस हैंडलिंग सिखाऊं। और जो लोग स्ट्रेस हैंडलिंग सीख जाते हैं वो प्रोफेशन को इंजॉय करते हैं, उसके ऊपर वो शिकायतें नहीं करते। ये मेरा ख्याल है। सही। सही सर। सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हम ऑडियंस की भी क्वेश्चन लेंगे, तो मैं शॉर्टकट में दो ही सवाल पूछूंगा, फिर हम ऑडियंस की तरफ जाते हैं। सर पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि एक डॉक्टर को कौन से टाइम पे शादी करनी चाहिए, और शादी डॉक्टर के साथ करनी चाहिए या नॉन डॉक्टर के साथ, आपकी ओपिनियन के ये मुताबिक? इस सवाल का जवाब, माफ करना, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है, बट दिस इज वेरी पर्सनल थिंग, वेरी वेरी सही सर। पर्सनल थिंग। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि मैं स्पेसिफिक बताऊं, तो स्पेसिफिक ये है कि जिस वक्त आप बरसरे रोजगार हो जाएं आपको शादी कर लेनी चाहिए। सही सर। और ये देखिए हमारे दीन में भी ऐसा है। दीन में तो सर। खैर इससे भी ज्यादा है कि भाई जब आप बालिग हो जाएं आप शादी कर लें। तो मैं मजहबी आलिम नहीं हूं, मैं उस सिलसिले में कोई फतवा या इस तरह की बात नहीं करता। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस वक्त आप बरसरे रोजगार हो जाएं, आप अपनी बीवी को या बीवी अपने खामद के साथ रेन्यू कर सके। मेल इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमूमन मेल की होती है। जिस वक्त एक मेल अपने अपना बोझ उठा सकता है फाइनेंशियल, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए। जितनी अर्ली शादी करेगा, उस
बशर्ते कि वो फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। उतनी जल्दी वो प्रोफेशन में भी एडजस्ट होगा, उतनी जल्दी वो अपने सोशली भी एडजस्ट होगा। फिर ये कि अभी वो फिट होगा तो उसके बच्चे उसके बराबर खड़े होंगे। वरना ये है कि आप कहें पहले मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, तो फिर ये है कि जब आप बिल्कुल आपकी जो एज है वो आ जाए जिसमें बाल आपके सफेद हो जाए और आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़े, उस दिन आप अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराने जाएं तो सारे वो लोग कहें कि आपके दादा अब्बू आए हैं आपको दाखिल कराने के लिए। तो उस टाइम से बचने से पहले पहले मेरे ख्याल में आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि जिस वक्त आप बरसरे रोजगार हो जाएं और आपको लगे कि आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि डॉक्टर से ही करनी चाहिए कि डॉक्टर से नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप शादी के रिलेशनशिप को इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने गाड़ी खरीदनी है या जिस तरीके से आपने कोई प्लॉट खरीदना है, तो मैं माफी चाहता हूं, फिर आप शादी ना करें। इसलिए कि शादी का रिलेशन ये तो दुनिया का, ये तो कोई कारोबार थोड़ी है, ये तो एक दुनिया का इंटीमेट तरीन रिलेशनशिप है। ये तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है कि इससे ज्यादा थिक रिलेशनशिप और कोई नहीं है। आप देखिए दुनिया के जितने रिलेशन हैं वो सौतेले हो सकते हैं, आपकी अम्मी सुतेली हो सकती हैं, अब्बू सुतेले, सुतेला भाई हो सकता है, लेकिन किसी की सुतेली बीवी हो सकती है या सुतेला खामद हो सकता है। खामद और बीवी तो हमेशा सगे होते हैं। तो जो आपकी जो स्पाउस है उसको आप कारोबारी तरीके से ना देखें कि ये भी कमाएगी मैं भी कमाऊंगा, ठीक है ना, ये जो है ना, हाँ ये इसका खानदान बड़ा होगा तो उसका फलाना, ये इसको इससे नहीं देखना चाहिए। मेरे जाती ख्याल के दौरान जिसके साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, एक चीज, वो ये है कि आपके दरमियान कितनी मोहब्बत है। आप कितना, मोहब्बत कन्वेंशनल मानों में नहीं है, इट्स नॉट इन अ कन्वेंशनल माने जो फिल्मी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा मैं। मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि आप दूसरे के अंदर कितनी खुशी जनरेट कर सकते हैं और कोई आपके लिए कितनी खुशी जनरेट कर सकता है, और आप दोनों एक अपनी खुशियों को कितना शेयर कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो प्रोफेसर है और मेरी चूंकि उम्र का है, अभी रिटायर होने वाला है। उसकी जो बेगम है चिट्टी अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है। वो उसके चचा की बेटी है, लेकिन वो कभी स्कूल में नहीं गई। अच्छा, वो देहात में रहने वाले थे बैकग्राउंड का, और जब वो हुआ तो उसने ऑप्ट करके, वो हमारी भाभी है, उसके साथ शादी की है। उसने जितना कुछ सीखा है वो उसके घर आके सीखा है, और वो दुनिया फिरी हुई है उसको साथ, लेकिन वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हुई, वो कुछ नहीं कमाती। और मैं किसी को मिसाल अगर देता हूं ना कि भाई वंडरफुल कपल, तो मैं हमेशा उनकी मिसाल देता हूं। दे आर हैव सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप। तो इस तरीके से मैं तमाम, बेटा इस तरीके से कभी भी शादी को कारोबार ना बनाना, शादी इसलिए ना। और मर्दों के लिए तो मैं कहता हूं कि, गंदा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं नहीं, वो मैं केयरफुल लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मैं वैसे ना, मेरे ज़हन में गैरत या बेगैर इस तरह का लफ्ज आ रहा था, लेकिन आई एम वेरी केयरफुल। एक मर्द की गैरत का तकाजा ही नहीं है कि वो पैसे की खातिर एक औरत से शादी करे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जहेज की लानत है। जितने मेल सुन रहे हैं, आप ये फैसला कर लें कि आपने जिससे शादी करनी है उसे जहेज नहीं लेना, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो खरबपति हो। मतलब यह है कि आप अपने बाजू पर करने की बजाय आप अपनी बीवी की दौलत के ऊपर वो करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। और एक हमारे बुजुर्ग हैं, सॉरी ये बात थोड़ी सी लंबी हो रही है मगर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं सूद की डेफिनेशन ये है, सूद हराम है और सूद अल्लाह से जंग है। और सूद की डेफिनेशन ये है कि ऐसा पैसा जो बगैर मेहनत के आ जाए। मेरी डेफिनेशन के अंदर जो जहेज है ना, ये सूद के, मतलब इसको कुछ मजहबी फतवा ना समझिएगा, मगर जो आपकी बगैर मेहनत के आ रहा है, या आपकी बगैर मेहनत के आ रहा है। तो इसलिए मेल को अपनी शादी के फैसले के लिए सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि वो क्या मोहब्बत इस रिलेशन में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। इसके अलावा जितना और क्राइटेरिया है वो कारोबार के लिए ठीक है, शादी के लिए नहीं। सही बात हो। सर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ऑडियंस की तरफ आएंगे। मुझे क्वेश्चन नजर नहीं आ रही, मैं ब्रॉडकास्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिलेवेंट क्वेश्चन लेना शुरू कर ले। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि तमाम प्रोफेशन की जिस तरह फरियाद करती है, इसी तरह हमारी डेंटिस्ट्री वाले प्रोफेशन भी फरियाद करती है कि यहाँ पे हमारी सीट्स नहीं है, हमारा स्कोप नहीं है। तो उनका क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे? Thank you very much for asking this question. The answer to this question is not only for dentists. The answer to this question is for doctors, for nurses, for paramedics, for pharmacists, for physiotherapists, for all of them. देखिए बात सुने,
जब भी आप स्कोप को रिलेट करेंगे सरकारी नौकरी के साथ तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। हमारा प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको ऐसी स्किल्स मिल जाती हैं कि आप किसी के मुलाजम हुए बगैर बहुत बाइज्जत रोजी कमा सकते हैं। अगर डेंटिस्ट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो सरकारी नौकरी उसके पास ना भी हो, हमारे पाकिस्तान में डेंटिस्ट की इतनी कमी है कि उसकी स्किल्स अच्छी हैं तो वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू कर दे तो वो उससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सेट होगा, सोशली उससे बहुत ज्यादा सेट होगा। हो सकता है उसको बड़ा शहर छोड़कर थोड़ा सा कोई पेरिफेरल शहर जाना पड़े, लेकिन वो बहुत सेट होगा। वहां रहते रहते वो अपनी ट्रेनिंग को भी, आजकल छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, तो इसलिए जो डेंटिस्ट है, मेरा जो सन इन लॉ है डॉक्टर सलमान, जो कि मेरा भांजा भी है, मेरा दामाद, वो ही इज अ डेंटिस्ट, वो यूके के अंदर है। और मैं उसको भी ये बात हमेशा कहता होता हूं कि आपके काम के अंदर तो एमबीबीएस की निस्बत इतना एज है कि एमबीबीएस करके बंदा आया हो और उसने हाउस जॉब ना की हो तो उसको सोलो कार्टफ इंजेक्शन का ढकना खोलना नहीं आता होगा। लेकिन डेंटिस्ट तो जब 4th ईयर करके आता है तो वो तो रूट कनाल उसने की होती है, उसने तो स्केलिंग की होती है, उसने तो डेंचर्स बनाए होते हैं। तो आप तो बीडीएस करते ही स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आप जॉब की पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर जॉब ना मिले तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और अपनी स्टरलाइजेशन का ख्याल रखते हुए अपना क्लिनिक बनाएं तो आप बहुत पैसे भी कमाएंगे, बहुत नाम भी आप कमाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात है ना, अगर किसी ने नाई की दुकान भी खोलनी हो, बार्बर की दुकान, उसको भी एक कुर्सी लेनी पड़ती है, उसको भी एक शीशा सामने लगाना पड़ता है। अगर किसी ने कोई बर्गर की दुकान खोलनी है तो उसको भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप डेंटिस्ट हैं तो आप उसके हिसाब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। सर सर थैंक यू सर। मेरे क्वेश्चन खत्म हुए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रॉडकास्ट टीम से कि ऑडियंस के क्वेश्चन ले ले, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे। शानूर, अगर क्वेश्चन है रिलेवेंट मैं पढ़ सकता हूं। सलाम सर, ग्लेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, बेस्ट प्लेस फॉर ट्रेनिंग इन सर्जरी इन पाकिस्तान। सर आरिफुल्लाह हमारे प्रेसिडेंट भी है और उनका ये क्वेश्चन है। Thank you, Arifullah. I think all centers which are recognized by College of Physicians Surgeons of Pakistan, they actually meet a standard. तो लिहाजा जो भी सीपीएस का रिकग्नाइज्ड होगा तो वो उसका स्टैंडर्ड होगा जरूर। बाकी इंडिविजुअल वेरी करता है। ये थोड़ा सा हमारा निजाम, पंजाब का तो मुझे पता है, केपीके का मुझे नहीं पता। पंजाब में एक जमाने में ये होता था कि एक लड़का या लड़की एफसीपीएस पार्ट 1 करते थे, वो सुपरवाइजर के पास जाते थे, यानी मैं सुपरवाइजर हूं, मेरे पास आ कहते सर हमने आपके पास ज्वाइन करना है। मैं उसको कहता था एक हफ्ता मेरे पास काम करो, अगर तुम्हें हम पसंद आए, हम तुम्हें पसंद आए तो हम तुम्हें ले लेंगे। तो मैं उसको लिखता था तो ले लेता था। अब यह है कि चॉइस ना सुपरवाइजर की रही है ना चॉइस ट्रेनी की रही है, विच एक्चुअली मतलब मुझे इस बात पर थोड़ी सी तशवीश है। अब हमारे यहाँ पंजाब में ये होता है कि गवर्नमेंट को लोग अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट खुद उनको चूज करके भेज देती है। लिहाजा मेरे पास जो आएगा ट्रेनिंग के लिए, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ से आया, वो कैसे आया है। तो ये एक निजाम हमारे यहाँ है, पता नहीं केपीके में, बलूचिस्तान और सिंध में क्या है, पंजाब में इस तरह का है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि कोई भी सेंटर जो सीपीएस से रिकॉग्नाइज है, आप उसके अच्छे सीख, जितना आपने 4 साल की ट्रेनिंग करना है वहां होगा। अगर फर्ज करें आप किसी ऐसे सुपरवाइजर के साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है जो एक खास किस्म की स्किल्स नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल आप एक हॉस्पिटल में है जहां वो बहुत अच्छा सुपरवाइजर है मगर उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इतना वहां नहीं होता काम, तो आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनसे इजाजत लेकर 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए किसी और सेंटर में भी जा सकते हैं। लिहाजा इस बात से आप बिल्कुल ना परेशान हो कि भी फलां सेंटर में मुझे नहीं मिला, फलां में नहीं मिला। जो भी सीपीएसपी रिकॉग्नाइज सेंटर है आप उसको ज्वाइन कर लें। फिर जो जो आपको स्किल्स चाहिए अपने सुपरवाइजर के साथ, जो कि ही इज लाइक योर फादर और योर मदर, तो आप उसके साथ एक प्रॉपर लेजॉन करके उनसे इजाजत लेकर वो वाली स्किल उन्हें कहें कि हमें किसी और कुलीग्स के साथ हमें प्लीज अटैच कर दें। तो ऐसे बहुत दफा ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारा सेंटर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए था तो हमारे बहुत सारे केपीके से भी मुख्तलिफ जगहों से लोग हमारे पास आते थे जब मैं वहां था, जो कि 3-3 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए आते थे और वो स्किल्स लेकर चले जाते थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आरिफुल्लाह को जवाब मिल गया। अगर कोई और क्वेश्चन है शानूर। I live in UK. Medical system is so fair here you cannot believe. There is no relationship between pharmaceutical company and doctor here. Why not in Pakistan? शाकिर हसनैन। जी शुक्रिया शाकिर। शाकिर, ऐसा है कि जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसका प्रॉब्लम है। बेसिकली लॉ के होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पीएमडीसी का देखें ना सारा क्राइटेरिया और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसी तरह के हैं जिस तरह जीएमसी के हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह
यूके के अंदर रात के 1 बजे भी जब सड़क बिल्कुल खाली है, आप लाल बत्ती से गुजर नहीं सकते, इसलिए कि आपको पता है कि अगर आपने क्रॉस किया और आपका एक स्टार लग गया ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, तो आपको लग पता जाएगा। लेकिन यहाँ यानी दोपहर के 12 बजे भी रेड लाइट से लोग गुजर जाएंगे। उसका ताल्लुक लॉ के होने से नहीं है, उसका ताल्लुक ये है कि बहसियत कौम हमारी तरबियत नहीं हुई। ये बात सिर्फ फार्मास्यूटिकल वाली ये नहीं है, ये बहसियत कौम हमारी तरबियत नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि समहाउ लॉ हमारे यहाँ यानी उसकी डिस्पेंसेशन इनडिस्क्रिमिनेट नहीं है। तो ये सोशल इश्यूज हैं, ये डॉक्टर्स के इशू नहीं है, ये सोशल इश्यूज हैं। तो उस सिलसिले में पॉलिटिकल विल में कहाँ कमी हुई है, सोशल विल में कहाँ कमी हुई है, हमारा जो खानदान की तरबियत है वो कहाँ खराब हुई है, पेरेंटिंग कहाँ खराब हुई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खराब हुआ है, ये सारी उनकी वजूहात की बिना पर पूरी सोसाइटी के अंदर एक डिटेरियोरेशन आई है। तो डॉक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, तो इसलिए ये हुई है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस सारे के बावजूद ऐसे बहुत से हमारे कोलीग हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बहुत फेयर, जो WHO ने क्राइटेरिया बताया है वो उसके मुताबिक रखते हैं। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूं कि लॉ थोड़ा सा अगर लूज यूके में हो जाए तो वहां भी लोग, ह्यूमन नेचर तो एक तरह की है, तो वो वहां भी लोग इस तरीके से करने लग सकते हैं। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, जाता रहता हूँ, मैंने FRCS वहीं से किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने कुछ काम किया है। तो आपकी बात एक लिहाज से दुरुस्त है। पाकिस्तान में हमें बहुत सारे एरिया में मेहनत करने की जरूरत है, उनमें से सबसे अहम जो एरिया है वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। सही। शाकिर हसनैन को जवाब मिल सकता है। हम तीसरा सवाल लेते हैं। सर, ये मोमिना इकबाल पूछे कि वुड यू से दैट द सर्जिकल ट्रेनिंग हियर इन पाकिस्तान इज ऑन par with that offered abroad? I just feel like we study so hard, perform under exam condition here in public hospital of Pakistan. If after 5-10 years someone said that you never had training abroad and you are not at par with them, is every devastating. मोमिना, हम अपनी जिंदगी जो है वो बुनियादी तौर पर दूसरों की राय की बुनियाद पर नहीं गुजारते। हम अपनी जिंदगी अपने मर्जी से, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल रखकर और अपने इंटेलेक्ट को अपने कंट्रोल रखकर गुजारते हैं। लिहाजा अगर ये जस्टिफिकेशन आप देंगी कि जी इतने सालों के बाद लोगों ने कहा कि आपने बाहर से तो तरबियत ली नहीं, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी वीक जस्टिफिकेशन, इट्स अ वेरी वीक जस्टिफिकेशन। मैं आपको अपने बारे में ये बताता हूँ कि मैंने MBBS किया, मैं आई वाज वन ऑफ अ गुड स्टूडेंट्स, ऊपर के 3-4 लोगों में से था। जो बेस्ट जगह पर मैंने हाउस जॉब की, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पार्ट 1 FCPS किया और उसके बाद मैं पार्ट 2 की ट्रेनिंग में चला गया। और उस जमाने में 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, 2.25 साल के बाद मैंने FCPS कर लिया। जब मैंने FCPS किया तो मेरी उम्र 28.5 ईयर थी, 28.5 साल का मैं था जब मैंने FCPS किया है। उस वक्त मेरे बहुत सारे लोग जो FCPS पार्ट 1 वगैरह नहीं कर गए वो मुल्क से बाहर चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ इंग्लैंड। मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। उसके बाद जब मैं यहाँ AP बन गया तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि नाउ आई शुड हैव अ फॉरेन एक्सपीरियंस एज वेल। और फिर मैंने मुख्तलिफ अप्लाई करना शुरू कर दिया और स्कॉलरशिप पर मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया से मैं करके आया तो फिर मैंने कहा कि नाउ आई शुड एक्वायर अ UK फेलोशिप एज वेल। तो मैं UK आके फिर UK से मैंने FRCS किया। तो आपका फॉरेन जो एक्सपोजर है उसका रास्ता तो कभी भी बंद नहीं होता। इस उम्र में भी मैं आजकल ट्राई कर रहा हूं कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनको मैं, आई एम 59 नाउ, कि मैं उनको बाहर जा सकता हूं। जब आप पाकिस्तान के अंदर एक फेलोशिप अचीव करके बाहर जाते हैं तो बेसिकली आप बड़े प्रेस्टिजियस स्टांस के अंदर जाते हैं और आप वो काम जो आपने वहां 2 साल में सीखना होता है वो 6 महीने में सीख लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको शुरू में मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले तो आपको किसने रोका है? आप लैब करें। आपको किसने रोका है? आप ऑस्ट्रेलियन जो काउंसिल का इम्तिहान पास करके ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप अमेरिका USMLE करके चले जाइए। लेकिन जो आप में से नहीं जा सका तो उसका कतन ये मतलब नहीं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट का एक्सपोजर, उस ऑर्गेनाइज सिस्टम का एक्सपोजर आपके प्रोफेशनल कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा होराइजन को विसी कर देता है, क्योंकि कई सदियों के साथ उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया हुआ है और हम तो बुनियादी तौर पर उस सिस्टम के खोशाचीन हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वहां के सिस्टम से आप अच्छी चीजें नहीं सीखते और आपको जरूर कुछ अरसे के लिए बाहर एक्सपोजर लेने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ठीक नहीं है। अगर आप खुद तवज्जो से काम करें तो आप बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं पाकिस्तान। मोमिना इकबाल को आंसर मिल चुका है। मोहम्मद इस्माइल पूछ रहा है, विच माइंडसेट कैन हेल्प अस टू ओवरकम सेटबैक एंड फेलियर इन लाइफ?
मोहम्मद इस्माइल, जो इसके लिए माइंडसेट चाहिए वो ये माइंडसेट चाहिए कि हम फेलियर को डिफाइन करें और सेटबैक को डिफाइन करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप क्रिकेट मैच खेलने जाए और पहली बॉल पे आपका ओपनर आउट हो गया। इज इट अ फेलियर? ना, इट्स अ फेलियर। तो अगर आप इसको फेलियर समझेंगे तो फिर तो आप नहीं चल सकते, आपकी टीम नहीं चल सकती। अगर आप इसको चैलेंज समझेंगे और दूसरा प्लेयर ये कहेगा कि अब मैंने 10 ओवर तक विकेट को बचाना है और उसके बाद शॉटें मारनी है। मेरी बात समझे ना, क्रिकेट हम सब समझते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप वो माइंडसेट चाहिए ना, माइंडसेट ये चाहिए कि फेलियर फेलियर है ही नहीं। जिसको आप फेलियर कह रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी टू लर्न है। मैं ये नहीं कह रहा फेलियर मांगना चाहिए, लेकिन फेलियर ने आपको प्रोवाइड की है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू फर्दर स्ट्रेंथन योरसेल्फ। तो पहला माइंडसेट तो ये है कि लोगों के कहने पे किसी एक छोटी सी जो एक सेटबैक हो जाता है तो उसको आप फेलियर ना समझें। अगर आपका माइंडसेट ये होगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज आप उस फेलियर से ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलेंगे। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक है। ये इस्माइल और लुकमान बेटा ये बात गौर से सुनना, और बाकी दोस्त भी। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद कोई टर्न बैक नहीं होगा, वापस नहीं हम आ सकते। उसके अलावा हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। बाकी तमाम चीजों से हम निकल के आ सकते हैं, और उस टर्निंग पॉइंट का नाम है डेथ। सिर्फ मौत ऐसी चीज है जो कि एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ है। मौत से पहले पहले जो भी कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर आप उसमें से वापस आ सकते हैं। जो भी सेटबैक है आप उसको सेटबैक से वापस, जो भी फेलियर है आप उससे वापस आ सकते हैं। हाँ, मौत एक चीज है जो कि वाकई जब एक दफा वो आ गई तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए इस्माइल आप बिल्कुल, अगर आपके साथ इम्तिहान में एक दफा फेल हो गए, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कोई किसी किस्म का फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, तो आप इसको फेलियर ना समझे, आप इसको अपने लिए चैलेंज समझें। और आप ये अपने आप से बात करें ऐसी कि तैसी, मैं ठीक हूँ, मैं निकल के आऊंगा इसके साथ। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ लाइक दिस एंड यू विल सी यू विल गेट बैक। मोहम्मद इस्माइल को इंशाल्लाह आंसर मिल चुका है। इसके बाद पाकिस्तान की सर्जरी बेस्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या नहीं? हसन अली बेटा इसका जवाब बहुत मुश्किल है। इस सवाल का जवाब, स्टैंडर्ड होता क्या है, अच्छी सर्जरी का क्या स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, तो इसका जवाब बेटा बहुत मुश्किल है। किसी भी जगह पर आप एसओपीज को फॉलो करेंगे, किसी भी जगह पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो वो एक जैसे ही होंगे। फर्ज करें आपने कैंसर ब्रेस्ट का इलाज करना है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, एक गाइडलाइंस है। अगर आप उन गाइडलाइंस के मुताबिक उसको करेंगे तो वो अमेरिका में भी अगर कोई कर रहा होगा तो आउटकम वही होगी, यहां भी कोई कर रहा होगा तो आउटकम वही होगी। मैंने अभी तक जितने सवाल आए हैं उन सारों से मुझे ये एक सेंस आती है कि समहाउ हम समझते हैं हम पीछे हैं वो आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सारी चीजों में हमसे आगे हैं। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल इस बात को, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कोई खुदा ना खास्ता घटिया हैं या खुदा ना खास्ता कोई, यानी हम बिल्कुल किसी काबिल नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, आपका सुपरवाइजर एसओपीज को फॉलो करता है, आप भी उन एसओपीज को फॉलो करते हैं, तो यू आर एट पार विद एनी ट्रेनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सही। हसन अली को जवाब मिल चुका है। और जियाउल्लाह शाह पूछे, सर यू हैव टोल्ड दैट 12 year of the resident that is doing residency in America is good than 12 year residency of Pakistan. Is it because of the study or she is unable to apply his studies? नहीं, देखो बेटा, वहां एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सिस्टम है और उनका सिस्टम है पिरामिडल सिस्टम। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो हम ऑपरेट कर रहे थे, तो मैं तो ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मेरा प्रोफेसर का केस था, तो हम वहां ट्रेनिंग कर रहे थे। सॉरी, तो हम वो उसका ट्रेनिंग इसके दौरान ऐसा हुआ कि वो कार्सिनोमा ऑफ कोलन का केस था। तो कार्सिनोमा ऑफ कोलन जो था, ट्रांसवर्स कोलन, तो वो साथ स्टमक से भी अटैच था। अच्छा, मैं यहाँ पाकिस्तान से गया था, मैं एपी था उस वक्त, तो मुझे ये लगा कि यार ये स्टमक रिसेक्ट ही करना है ना तो कर ले इतना। उसने कहा नो, आई विल कॉल अपर जीआई सर्जन, आई एम अ कोलोरेक्टल सर्जन, आई विल कॉल अपर जीआई सर्जन। तो उसने अपर जीआई सर्जन, तो जो मैंने आपको कहा ना 13 साल का बेहतर है, वो इसलिए कि उनका जब जनरल सर्जन बनेगा तो उसके बाद वो फेलोशिप करता करता एक फील्ड का यूं माहिर बन जाएगा। हो सकता है वो सिर्फ कोलोप्रॉक्टल सर्जन हो सकता है वो सिर्फ एंडोक्राइन सर्जन हो
हो सकता है वो सिर्फ एक खास फील्ड में जाए और उसमें करे। तो चूंकि जब आप एक ही फील्ड में काम करते हैं, उसी में स्टडी करते हैं, उसी में रिसर्च करते हैं, उसी में फॉलो करते हैं, तो आपका वर्कलोड उस फील्ड का बढ़ जाता है। लेकिन अगर जनरल सर्जन हूं और मैं एक महीने में 5 थायराइड के ऑपरेशन करता हूं, लेकिन अगर मेरी पहचान हो कि आई एम अ थायराइड सर्जन, तो मैं एक महीने में 50 थायराइड के ऑपरेशन करूंगा। तो वहां चूंकि सिस्टम इस किस्म का है कि वो पिरामिडल सिस्टम है, तो जाहिर है जब आप टॉप पर पहुंचते हैं तो आप यहां जो बंदा बाकी सब भी कुछ भी कर रहा है और थायराइड भी कर रहा है, और एक बंदा जो 10 साल से थायराइड कर रहा है, तो 10 साल वाला उससे सुपीरियर हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई मीन। सही। जियाउल्लाह शाह को आंसर मिल चुका है। मोमिन इकबाल दोबारा पूछे, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु वांट टू परस्यू सर्जरी? व्हाट मेक्स अ गुड सर्जन? he should pursue surgery and he will become a good surgeon। ये तो मेरा ख्याल ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर एक शदीद डिजायर पैदा करें कि मैंने ये करना। उसके बाद जो उसके लिए स्किल्स हैं वो आप एक्वायर करें, तो आप अच्छे सर्जन बन जाएंगे। वैसे हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जो मेरे सुपरवाइजर ऑफ ट्रेनिंग थे, जब मैंने FCPS किया था तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद का एक खत लिखा। उस वक्त मैं कहीं और था, वो कहीं और जा चुके थे। तो उन्होंने मुझे 4-5 बातें कही थी। उन्होंने कहा अच्छा सर्जन वो होता है, नंबर 1 कि he does the minimum to achieve the maximum. Number 2, he asks a question from himself before doing an operation, can I avoid this operation? तीसरा वो ये सवाल पूछता है, if I don't do this operation what will happen? फिर वो कहता है if I do this operation what are the possible complications which can happen? फिर वो अपने आप से सवाल करता है if any of these complications occur am I capable of doing it, of handling it? फिर अपने आप से सवाल करता है is there any other motive of doing this operation other than patient's welfare? मेरे ज़हन में कोई और मोटिव तो नहीं है। तो मेरे उस्ताद प्रोफेसर जाफर हुसैन जाफरी साहब ने मुझे ये 6 बातें बताई थी कि ये एक सर्जन की खुसूसियात है, तो ये आप पैदा कर लें तो इंशाल्लाह अच्छे सर्जन बन जाएंगे। सही, माशाल्लाह। Wajhatullah, Assalamu alaikum sir. What is the scope of the general surgery? Most of the doctors are of the view that there is no potential in general surgery in future, as very few things are left in general surgery. What is your take on this? वजाहत मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ओपनिंग अ शॉप ऑफ पंक्चर टायर्स। दूसरा सवाल यह है कि गोल गप्पे का रेडी लगाने का क्या स्कोप है। आपके ख्याल में दुनिया में लोग पंक्चर लगवाना छोड़ देंगे या लोग गोलगप्पे खाना छोड़ देंगे? कुल्फी की रेडी लगाने का क्या स्कोप है? तो आपके ख्याल में लोग कुल्फी की रेडी लगाना छोड़ देंगे? हाँ, अलबत्ता कुल्फी की रेडी लगाने वाला बाकी तमाम कुल्फियों से बेहतर कुल्फी बनाएगा तो उसकी दुकान चलेगी। अगर पंक्चर लगाने वाले की रिप्यूट ये होगी कि ये सबसे जबरदस्त पंक्चर लगाता है, तो पंक्चर लगाने वाले का बड़ा स्कोप है। तो स्कोप से मुराद टाइप ऑफ वर्क नहीं है। आपके ख्याल में दुनिया में अपेंडिक्स खत्म हो जाएंगे? आपके ख्याल में दुनिया में से हर्नियास खत्म हो जाएंगे? आपके ख्याल में एब्डोमिनल सर्जरीज खत्म हो जाएंगी दुनिया के अंदर? तो स्कोप की डेफिनेशन अपनी आप ठीक कीजिए। आप यकीन कीजिए, अगर आप टॉप पर पहुंचेंगे तो टॉप पे हर वक्त जगह खाली होती है। अगर आप अभी जाना चाहें ना K2 पे, अभी वहां जगह खाली है इस वक्त, इसी वक्त भी अगर आप जाना चाहें तो K2 के ऊपर जगह खाली है बिल्कुल। इसी तरह माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहें, वो खाली पड़ी है, आप अभी बेशक चले जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो बुनियादी तौर पे अगर आप स्कोप से ये समझते हैं कि उस कितने मैं पैसे कमा लूंगा उसमें से और कितने मैं मरीज काबू कर लूंगा, तो फिर तो आप बुनियादी तौर पर इसको सोचें। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे बुनियादी तौर पे बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी परफॉर्म करना है, तो हर काम के अंदर स्कोप है, बशर्ते कि आप एक्सीलेंट हो जाएं। कुल्फियों की रेडी लगाने में भी स्कोप है, पंचर की दुकान खोलने में भी स्कोप है, ठीक है ना, और गोलगप्पे लगाने में भी स्कोप है। जब इनके अंदर स्कोप है तो जनरल सर्जन बनने में क्यों नहीं स्कोप? सही सर। वजाहतुल्लाह हमारा क्लास फेलो और हमारा कुलीग है, बहुत अच्छा इंसान है। सलाम सर। व्हाट अबाउट CSS आफ्टर MBBS? इज इट गुड डिसीजन? अयाजुल्लाह। Why did you waste so much time in reading anatomy, physiology, biochemistry, and why did you occupy one seat when someone else could do it? तो लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आप चाहें कि मैं MBBS करके यूज नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी, और मैं CSS करना चाहता हूं, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरे ख्याल के अंदर आपको CSS करने का फैसला उस वक्त कर लेना चाहिए था जब आप FSC कर रहे थे।
तो आप उस वक्त बीएससी बीए कर लेते, एमए उर्दू कर लेते, एमए इंग्लिश कर लेते, पॉलिटिकल साइंस कर लेते और ये तमाम चीजें कर लेते। लेकिन ये मेरी जाती राय है, मेरे ख्याल के अंदर इतनी जबरदस्त स्किल सीखने के बाद उसको वेस्ट करना और वो मुनासिब नहीं है। और अगर, लेकिन दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन, अगर याजुल्लाह आप ये समझते हैं कि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप अपने आप का जायजा ले लें, और जायजा लेके अगर आप सीएसएस करना चाहें तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने सीएसएस किया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं। सही। याजुल्लाह कौन सा Moin Zulfikar, sir, how to handle family, friends, and other constant callers seeking medical advice when you are busy in your own training job? प्लीज डू हेल्प देम। कितना की टाइम लगता है? बी रियलिस्टिक, नो योर लिमिटेशंस, नो योर डिलिमिटेशंस एंड यू डू इट। आपके सवाल से मुझे ये लगता है कि माशाल्लाह यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन। मुझे ये लग रहा है कि आपके खानदान के बहुत अच्छा विसी खानदान है, और मुझे इस सवाल से ये लगता है कि आपके साथ बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग आपको अच्छा डॉक्टर समझते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें आपके साथ अटैच हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालने में तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी इस सर्विस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने दोस्त एक पैगाम ऑटो मैसेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि मैं चूंकि रेजिडेंसी करता हूं तो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, अलबत्ता आप रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे फोन कर सकते हैं। तो आप अपने तमाम दोस्तों को स्पेसिफाई करके एक टाइम बता दें कि इस काम के लिए मैंने ये वाला टाइम रखा हुआ है, और वो आप कुर्बानी करें, वो 1 घंटा आप निकाल लें, तो इससे तो बड़ा जबरदस्त होगा। अगर आप दुनियावी हिसाब से भी देखें तो अभी आप पूरी तरह कंसल्टेंट बने नहीं हैं, तो अभी से आपकी मार्केटिंग शुरू हो गई है, अभी से आपके क्लाइंट शुरू हो गए हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इससे घबराइएगा नहीं, इससे घबराना नहीं आपको। बिल्कुल। मोइन जुल्फिकार स्टूडेंट है। सर ये हमारी उम्र गौरी जो है उसने पूछा हुआ है, क्योंकि हमारा मेंबर भी है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। इंस्पायर फ्रॉम यू एंड व्हाट वांट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक यू इन अपकमिंग ईयर्स, बिकॉज ऑफ फॉर मी अ डॉक्टर हील्स फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, एंड यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस I followed you. In your opinion, what is the basic thing that set apart a human and then especially a doctor, because most of us go through the same training and reading same books? Please answer so that I can get something in my mind. बस बेटा आपका ये सवाल पूछना ही ये बता रहा है कि आपके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि ये सारी चीजें एक्वायर करने की। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको स्पेसिफिकली कोई गाइड कर सकता हूँ। एक आदमी कहता है मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है और मुझे पानी हासिल करना है, उसका ये कहना कि मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है, यही बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है कि वो पानी कहीं ना कहीं से हासिल कर लेगा। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हैं। सबसे अहम बात जो तमाम प्रोफेशंस को याद रखनी चाहिए, मगर मैं चूंकि डॉक्टरों से बात कर रहा हूं उनको याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी बेवकूफी डॉक्टर जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपनी स्किल्स पैसे के इवज बेच देते हैं। मेरी बात समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे ना कमाएं, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस ना करें, मैं ये नहीं कह रहा फीस ना लें, लेकिन आप ये देखिए कि आपने सुबह काम किया, अक्सर डॉक्टर सुबह काम किया, 2 बजे आए, 2 बजे क्लिनिक में करके रात के 10 बजे तक काम किया। ये जो इतना काम करना है ना, इस काम के अंदर हम बहुत दफा अपने आप को कहते हैं कि जी मैं तो खिदमत कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ताल्लुक हमारी फाइनेंशियल ग्रीड के साथ भी होता है। तो हमारा काम ऐसा है कि इसके साथ तो पैसा ऐसे आता है जैसे साया आता है हमारे पीछे, जैसे बंदा चल रहा हो साया उसके पीछे पीछे नहीं आता। मेरा मतलब डॉक्टर के साथ तो पैसा इस तरीके से आता है, लेकिन जिस तरह साये की तरफ अगर आप मुंह करके चलना शुरू कर दें तो साया आपके आगे आगे चलना शुरू हो जाएगा और आप पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप साये से मुंह परली तरफ कर लें और रोशनी की तरफ कर ले तो आप आगे आगे चलना शुरू हो जाएंगे, साया आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझे ना? इसी तरीके से बेटा जो आपने बातें की है ना, ये सब कुछ अचीव आप कर लेंगे अगर हम अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 ये रखें कि अल्लाह ने मुझे स्किल जो दी है, इस स्किल को मैंने मखलूक खुदा की खिदमत के लिए लगाना है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा और मेरे हाथ में शफा देगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुनिया में एक अमीर आदमी की तरह रहेंगे, आप यू विल बी अ वेरी अफ्लुएंट पर्सन, पैसे की आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप स्पिरिचुअली
बहुत ज्यादा हाई होंगे, पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई होंगे। सही। उमर गौरिक को आंसर मिल चुका है। अबरारुल हक, ये भी हमारा मेंबर एक्टिव। अस्सलाम वालेकुम सर जी, पाकिस्तान में डॉक्टर्स बदनाम है, कोई कहता है कि रिश्वत लेते हैं, कोई कहते हैं ड्यूटी नहीं करते। व्हाट वी डॉक्टर कैन डू टू इम्प्रूव आवर इमेज कलेक्टिवली। देखो अबरारुल हक सिमरान, मंजिल। आप ऐसा मत कीजिएगा। ना आप रिश्वत लीजिएगा, ना ड्यूटी से जाइएगा। 8 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी है, तो आप 8 से 2 बजे तक जाइएगा। और रिश्वत बिल्कुल ना लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ इस किस्म के रिलेशंस नहीं रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपके बारे में कोई नहीं कहेगा इंशाल्लाह। लुकमान, टाइम असल में ज्यादा हो गया और मेरी टाइम कुछ खत्म और है। भी। बिल्कुल, टाइम ज्यादा हो गया सर। थैंक यू, आपका शुक्रिया सर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मेरी फैमिली को पता चला था कि लुकमान सर का इंटरव्यू लेगा, तो वो सब एक्साइटेड है। सोनम मेरी भाभी है, उन्होंने स्पेशल सलाम और मोहब्बतें भेजी हुई है। बहुत शुक्रिया और सर। मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से, रोट्रैक की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमको गाइड करते रहेंगे। अच्छा लुकमान, ऐसे है कि मैं अब शुरू जी कर सर। रहा हूं डॉक्टर्स के लिए 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट। एक तो ये है जी जी कि सर। मेडिकल प्रोफेशनलिज्म, इसके ऊपर मैं एक पूरी जी सीरीज सर। बना रहा हूँ। और मेरा जो चैनल है ना, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, उसमें पहला जी मैंने जी अभी, क्योंकि मैं कोरोना के ऊपर बात करता था ना, अब मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी जी बात जी कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। नीचे जो कमेंट आते थे ना जनरल पब्लिक के, पहले अपने डॉक्टरों को तो समझाएं, पहले जरा डॉक्टरों को तो करें, फलाना नहीं करता। अच्छा, मैं उन्हें कहूं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कहेंगे आप ऐसा करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं डॉक्टर के पास गया तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरा छोटा भाई काम करता है, वो हर महीने 50,000 रुपए दे के आता है उस डॉक्टर को। इस तरह की बातें। सही। अब वो उनमें सदाकत हो भी सकती है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो सही होते हैं। तो मुझे ये अपनी जिम्मेदारी लगी कि मैंने मेडिकल एथिक्स के ऊपर एक पूरी सीरीज बनानी है। उसमें पहली वीडियो मैंने सही। कल अपलोड कर दी थी, मेडिकल मेडिकल। अब वो मैं इंशाल्लाह 8-10 वीडियोस के अंदर प्रोफेशनलिज्म है क्या, वो डिस्कस करूंगा। बिल्कुल। इसी तरीके से पर्सनल इंशाल्लाह। ग्रूमिंग की एक और सीरीज है, वो मैं जल्दी शुरू करना चाहता हूं। और ये कोई भी सही। कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअली अ पेड प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप में से जो भी दोस्त उसमें इंटरेस्टेड हो, तो जो यूट्यूब के अंदर मेरा सही। चैनल है ना, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, बिल्कुल। उसमें आप आ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर एक पेज है, और पेज के साथ मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उस ग्रुप का नाम है जी सर। पाल, PALS, पाल्स, जैसे दोस्त होता है ना, PALS, पाल्स ऑफ बिल्कुल। डॉक्टर जावेद इकबाल। उसके ऊपर मैं ये सारी सीरीज के तौर पर शुरू करने जा रहा हूं, ताकि कम से बिल्कुल। कम हम अपने प्रोफेशन के अंदर तो एक प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट कर सकें। तो ये एक छोटा जी सा बिल्कुल। मैसेज देना चाहता हूं। जी सर, थैंक यू सर। ये बहुत उम्दा रहेगा हमारे सब डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए। इंशाल्लाह हम इसको प्रमोट भी करेंगे और सारे डॉक्टर्स को इनके साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू वंस थैंक अगेन यू। सर, आपने टाइम निकाला और हमको गाइड किया। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया। आखिर में मैं सब ऑडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी सीरीज जो है 12 इंटरव्यूज देख ली, और आखिर में प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब की जो इंटरव्यू है वो देख ली, और जिसका मकसद ये था कि आप लोगों को एक ब्रॉड व्यू दे दे कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जो लीडर था वो शाहनूर बानो खटक थी, वो हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन रही है। वो हमारी जनरल सेक्रेटरी भी है, और उसकी जो सिस्टर है शहीरा, वो भी हमेशा उनके साथ ही रही है। वो हमारी अपकमिंग जनरल सेक्रेटरी है। पूरी लीडर्स को, पूरी इंटरव्यूअर्स को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से लीड किया, और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप लोग लैब के हवाले से, असेंबली के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी बाकी इंटरव्यूज देख लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।